Brought to you by MDH मसाले। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। उज्जैन महाकाल की धरती, और इस धरती पर जैसे ही बुलडोजर पहुंचा उसने ऐसा महाकाल अवतार दिखाया जिसे देख कब्जा गैंग सहम गई। अतिक्रमणकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि महाकाल मंदिर मार्ग में आने वाले एक मुस्लिम बहुल इलाके बेगमबाग में पीले पंजे ने 16 मकानों को एक साथ धराशायी किया और चंद घंटों में ही दुकान मकान जो भी अवैध था उसे तहस नहस कर दिया। महाकाल की धरती उज्जैन में बुलडोजर ने ऐसा रौद्र अवतार धारण किया जिसे देख कब्जा गैंग और अतिक्रमणकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूरज उगने के साथ ही पीले पंजे ने उज्जैन के बेगमबाग इलाके में दस्तक दी, जो कि उज्जैन का मुस्लिम बहुल इलाका है और महाकाल मंदिर के ठीक पास में मौजूद है। बस फिर क्या, धुरंधर ने एंट्री के साथ ही अवैध मकान, दुकान या फिर निर्माण को अपने ताबड़तोड़ प्रहार से एक साथ चटकाना शुरू कर दिया। जैसे ही पीला पंजा दहाड़ा तो कोई मकान जर्जर हुआ तो कोई खंडहर में तब्दील और कुछ तो एक झटके में ही धराशायी हो गए। कुछ अवैध निर्माण ऐसे भी थे जिनका बुलडोजर ने नामो निशान ही मिटा दिया। आपको बता दें, इस वक्त मेरी मौजूदगी बेगमबाग क्षेत्र में है और आप तस्वीरों में देखेंगे यह जो है महाकाल पोस्ट मार्ग है। यहाँ पर बुलडोजर का पीला पंजा जो है गरजते हुए दिख रहा है। बता दें आपको कि लीज निरस्तीकरण के बाद में जो है कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया और आज ये कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे की जा रही है। लगभग 1 दर्जन से अधिक मकान है जिन पर यह कार्रवाई जो है की जा रही है। हमारे सवाल है कि महाकाल मंदिर मार्ग में आने वाले बेगमबाग इलाके में बुलडोजर एक्शन हुआ क्यों? बता दें कि बेगमबाग इलाके की यह जमीन उज्जैन विकास प्राधिकरण की है, जिसे 30 साल की लीज पर आवासीय उपयोग के लिए दिया गया था। लेकिन आरोप है कि यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही थी। इमारतों में चिकन सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस तक बना लिए गए थे। इतना ही नहीं, लीज खत्म होने पर भी नवीनीकरण नहीं कराया गया था। ऐसे में जब उज्जैन विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया तो इन प्रॉपर्टीज में रहने वाले मुस्लिम लोग कोर्ट पहुंच गए, लेकिन लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनका स्टे खारिज कर दिया। बस फिर क्या था, कोर्ट के आदेश के बाद आज अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर पीला पंजा चल गया। जो हरिफाटक ब्रिज है उसका चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। उसी तारतम्य में उज्जैन विकास प्राधिकरण के लगभग 15-16 स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी की लीज पूर्व में निरस्त की जा चुकी है। आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की उपस्थिति में वो सभी जिनकी लीज निरस्त कर दी जा चुकी है और किसी भी माननीय न्यायालय में स्टे नहीं है, उनको आज सभी की उपस्थिति में हटाया जा रहा है। विकास प्राधिकरण के द्वारा इन पर कब्जा प्राप्त किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई। हरिफाटक आरओबी का चौड़ीकरण किया जा रहा है सिंगस की परियोजना के तहत, जिसमें लेफ्ट साइड में पुरानी आरओबी के लेफ्ट साइड में 4 लेन ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। जिस जगह पर एक्शन हुआ है वो बेहद संवेदनशील इलाका है, लिहाजा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिस वक्त बुलडोजर और पोकलेन मशीनें गरज रही थी उस दौरान इलाके से वाहनों की आवाजाही को भी रोक दिया गया था। यूडीए के द्वारा बेगमबाग क्षेत्र में कुछ मकानों को हटाया जा रहा है। प्रस्तावित यहाँ पे रोड चौड़ीकरण होना है और इसी में जो नगर निगम और यूडीए के सहयोग के लिए यहाँ पे लगभग 40 का बल तैनात किया गया है और समस्त जितने भी मार्ग है उसको डाइवर्ट किया गया है। 4 व्हीलर 2 व्हीलर को डाइवर्ट किया गया है और शांति सुरक्षा की दृष्टि के लिए यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया। बता दें कि साल 2023-24 में उज्जैन विकास प्राधिकरण ने भूखंड धारकों की लीज समाप्त कर दी थी और बीते 2 सालों में अब तक 70 से ज्यादा अवैध इमारतों को जमींदोज किया जा चुका है। आज करीब 16 इमारतें ध्वस्त की गईं, लेकिन पीले पंजे का टास्क बेगमबाग इलाके में कुल 106 अवैध इमारतों को गिराना है, जिन्हें भी कानूनी कार्रवाई के बाद धराशायी किया जाएगा। यानी महाकाल की धरती पर बुलडोजर का रौद्र अवतार यूं ही बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही यूपी में योगी कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधाओं की तैयारी में जुट जाते, लेकिन राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की जाती है।
लेकिन इन्हीं गाइडलाइंस का जब कन्नौज जिला प्रशासन ने पालन कराने की कोशिश की तो कांवड़िए भड़क गए, हंगामा काट दिया। ऐसा हंगामा कि पूरा प्रशासनिक अमला घुटनों पर आ गया, जिसके बाद यह सवाल खड़ा हो गया कि कांवड़िए हैं तो क्या नियम नहीं मानेंगे? वर्दी पर 3 स्टार हैं, यूपी पुलिस का लोगो लगा है, पुलिसकर्मी का नाम लिखा है जितेंद्र प्रताप सिंह। इंस्पेक्टर ने इस्तीफा दे दिया, सार्वजनिक रूप से इंस्पेक्टर पद से रिजाइन का ऐलान कर दिया। जो इंस्पेक्टर शहर की कानून व्यवस्था को संभालने के लिए देर रात ड्यूटी कर रहा था, उसने रिजाइन कर दिया। न चेहरे पर कोई शिकन, न कोई संकोच। आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि इतने स्वाभिमानी पुलिस अफसर ने आखिर सार्वजनिक तौर पर इस्तीफा क्यों दे दिया? न किसी को कोई सफाई दी, न ऐसी कोई कोशिश की, सीधे इस्तीफे का ऐलान कर दिया। तो वजह थे ये कांवड़िए, जो कन्नौज की सड़कों पर फुल वॉल्यूम में डीजे बजाते हुए भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए बढ़ रहे थे। डीजे की हाइट सीएम योगी के दिशा निर्देशों से एकदम उल्टी थी। जो मापदंड योगी सरकार ने तय किए थे, उनका ख्याल बिल्कुल नहीं रखा गया था। डीजे की हाइट ऊंची थी, तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था, जबकि योगी सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक डीजे की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह ने उन्हें रोका, जिसके बाद डीजे को लेकर यूपी पुलिस और कांवड़ियों के बीच विवाद हुआ। अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, शपथ के साथ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई गलती की है तो मेरा सर और आपका जूता बराबर। लेकिन मैं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, और मैं आपको कह रहा हूँ, अगर किसी को ये शक है कि मैं सनातनी नहीं हूँ, तो जो व्यक्ति मुझसे बड़ा सनातनी हो, मैं यही सिद्ध करता हूँ कौन ज्यादा बड़ा सनातनी है। कांवड़ियों ने नारेबाजी शुरू कर दी, योगी फोर्स के काम पर सवाल उठाने लगे। आप लोग चाहते हैं आपकी ड्यूटी आसानी से हो जाए, जल्दी कर जाए। आप लोग ज्यादा नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं हो पाएगा। पुलिस कानून व्यवस्था को संभालने के लिए लगातार सड़क पर कोशिशें करती रही, लेकिन जो कांवड़िए जल चढ़ाने जा रहे थे, वो बीच रास्ते में धरना देने बैठ गए। पुलिस से विवाद के दौरान एक कांवड़िए को चोट आने का भी आरोप लगाया गया। काफी देर तक समझाने के बाद भी कांवड़िए जिद पर अड़े रहे। ऐसे में इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। जितेंद्र प्रताप सिंह के सार्वजनिक इस्तीफे के ऐलान के बाद भी कांवड़ियों ने धरना खत्म नहीं किया। इन हालातों में एडीएम देवेंद्र सिंह उनके बीच पहुंचे और कांवड़ियों से भरे मंच से हाथ जोड़कर माफी मांगी। इंस्पेक्टर से इस्तीफा और एडीएम से सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाने के बाद कांवड़िए शांत हुए और जल चढ़ाने के लिए आगे बढ़ने का ऐलान किया। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि कांवड़िए हैं तो क्या कानून नहीं मानेंगे? कांवड़ को लेकर जो गाइडलाइंस तय की गई हैं, क्या उन्हें फॉलो नहीं करेंगे? पुलिस वालों ने कानून का हवाला देकर डीजे रोका तो क्या गलत किया? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माफिया मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक हो चुका है। उसके पाप की लंका को योगी सरकार जलाकर खाक कर चुकी है। अब मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी उसी माफिया राज को लौटाने की कस्में खा रहे हैं। अब्बास अंसारी ने इसी धौंस भरी भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिसके खिलाफ एक्शन होना तय दिख रहा है। मतलब 4 साल बाद जेल से छूटे अब्बास अंसारी खुद ही जेल जाने की तैयारी करते दिख रहे हैं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, जाएगी भी कैसे? माफियागिरी डीएनए में समाई हुई है, पहचान ही गए होंगे आप। खुद को मिट्टी में मिल चुके माफिया मुख्तार अंसारी के समान बताने वाले अब्बास अंसारी को जेल से छूटने के बाद जुबान से विवादित बातें ही छूट रही हैं। कौन है असूल? और जब फिर से सूरज निकलेगा तो किसका होगा राज? अब्बास अंसारी जो कह रहे हैं उसे समझने के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। दफन हो चुके मुख्तार अंसारी के किस्सों के दम पर बेटा अब्बास अंसारी नेतागिरी चमकाने निकल चुका है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान अब्बास अंसारी ने जो कहा वो ये बताने के लिए काफी है कि पूत के पांव पिता के रास्ते पर ही चल पड़े हैं। मऊ से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं अब्बास अंसारी, लेकिन 2022 में जब से विधायक बने जेल में ही वक्त गुजरा। जाहिर है समाज सेवा के लिए जेल तो गए नहीं होंगे, जेल क्यों गए थे वो भी सुन लीजिए। माफिया पुत्र अब्बास अंसारी वही भाषा बोलते आए हैं जो पिता मुख्तार अंसारी से सीखा है। धमकी वाली, हिंसा वाली और कारस्तानी भी पिता सरीखे ही। कुल 11 केस दर्ज हैं अब्बास अंसारी के ऊपर, जिसमें आर्म्स एक्ट,
धोखाधड़ी, जालसाजी, हेट स्पीच जैसे मामले हैं। मतलब अब्बास अंसारी की क्राइम कुंडली भी 1-2 पेज वाली नहीं, पूरी पोथी है। लेकिन अकड़ अब तक बरकरार है, क्योंकि दिमाग की नसों में लोचा है कि जनता उनके पिता मुख्तार अंसारी को नेता मानती थी, माफिया या 67 केसों में दर्ज नाम वाला डॉन नहीं। और जमीनी सच ये है कि योगी राज में माफिया बीते दौर की बात हो चुकी है। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा, अवैध कब्जे को तो हटाएगा ही हटाएगा, बाप दादों की अर्जित संपत्ति को भी एक कब्जे में लेकर के गरीब का मकान बना करके गरीब को वितरित कर देगा। अब्बास अंसारी भूल रहे हैं कि योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने वालों का हश्र क्या होता है। उत्तर प्रदेश में अब अपराध के मामलों में पहले कार्रवाई फिर लंबा इंतजार वाला दौर खत्म हो चुका है। माफिया के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी लागू है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद 20 मार्च 2017 से 15 मई 2026 तक उत्तर प्रदेश में 17,043 पुलिस मुठभेड़ हुई। इन अभियानों के दौरान 34,253 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 11,834 आरोपी घायल हुए और 289 अपराधी मारे गए। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, ये उस कानून व्यवस्था मॉडल की कहानी बताते हैं जिसमें अपराध के बाद सिर्फ केस दर्ज नहीं होता बल्कि कार्रवाई दिखाई भी देती है। इससे आम लोगों के मन में न्याय का भरोसा बढ़ा है और अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा हुआ है। अब्बास अंसारी अगर ये भूल रहे हैं और माफिया वाली विरासत के दम पर फिर विधायकी जीतना चाहते हैं तो अंसारी की ये भूल के सिवाय कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात संभल के उस फरार चल रहे दंगाई की जिसकी कुंडली में जेल योग बन रहा है। इस दंगाई का नाम है शारिक साठा। नवंबर 2024 में संभल में हिंसा भड़काने के मुख्य साजिशकर्ता शारिक साठा के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया, जिसका मतलब यह है कि वांटेड शारिक साठा अब ज्यादा दिन तक फरारी नहीं काट पाएगा। फर्जी पासपोर्ट बना के यहाँ से विदेश गया था। रेड कॉर्नर नोटिस है वो इश्यू किया जा चुका है। 24 नवंबर 2024, आज से लगभग 2 साल पहले संभल को दंगे की आग में झोंकने की साजिश रची गई थी। संभल शाही जामा मस्जिद विवाद में संभल को सुलगाया गया था और इस साजिश का मास्टरमाइंड शारिक साठा भारत छोड़कर विदेश भाग गया था। दुबई जाकर शारिक साठा दुबक गया था। सोचा था कई हजार किलोमीटर दूर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन साठा की यही सबसे बड़ी गलती थी। संभल जलाने वाले शारिक साठा को दुबई से खींच लाने की तैयारी योगी ने कर ली है। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर शिकंजा कसने के लिए इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है, जिसका मतलब ये कि इंटरपोल में जो भी देश हैं उनके पास ये अधिकार होगा कि जहां भी शारिक साठा पाया जाए तो वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी कर सकेंगे। उसके बाद इंटरपोल की मदद से शारिक साठा को भारत लाया जाएगा। उनका रेड कॉर्नर नोटिस वो जो है विधिक रूप से वो जारी कराया गया है और इससे जो भी हमारी जो भी कंट्रीज जो इंटरपोल में है उनके पास ये अधिकार होगा कि जहां भी ट्रांजिट में या अन्य कारण से अगर ये कहीं शारिक साठा पाया जाता है तो उसकी इंटरनेशनल लॉज के अनुसार उसकी अरेस्टिंग सुनिश्चित कराई जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि शारिक साठा की फरारी के दिन अब खत्म होने वाले हैं। साठा की भारत वापसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बहुत जल्द भगोड़े शारिक साठा के हाथों में भारत की जांच एजेंसियों के नाम की हथकड़ियां बंधी होंगी। शारिक साठा को न केवल संभल हिंसा मामले में बल्कि उसके खिलाफ दर्ज दूसरे आपराधिक मामलों में भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। कोर्ट की तरफ से शारिक साठा को पहले ही भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। भगोड़े शारिक पर 55 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जो फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई भागा था। उसके बाद से उसकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। ये शारिक साठा की 2.31 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है।
जिसे बीते दिनों पुलिस प्रशासन ने कुर्क कर लिया था। अब साठा के पीछे इंटरपोल लग गया है। लंबे वक्त से कानून की नजरों से बचते फिर रहे सारिक साठा की मुश्किलें इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस जारी करते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गई, क्योंकि अब उसकी तलाश और गिरफ्तारी का रास्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुल गया है। अब उसे गिरफ्तार कर भारत लाने की प्रक्रिया की भी तेज होने की उम्मीद है। सुनील सिंह, जी मीडिया, संभल। क्या कोई पत्नी अपनी आंखों के सामने अपने ही पति की हत्या अपने बाप भाई से करवा सकती है? क्या कोई पत्नी एक मामूली से विवाद के चलते अपने सुहाग को खुद उजाड़ सकती है? मगर दिल्ली के निहाल विहार इलाके में शुक्रवार को ऐसा ही वाकया हुआ। मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने बर्बाद दिया। वो खुद हाथ पकड़े और फिर उसके बाद बोला और मारो जान निकाल दो। इन्होंने किसी तरह का रहम नहीं किया उसके साथ यहाँ छाती पे पैर रख करके गला दबाया एक ने, और एक उसको पैरों को दबा लिया। साजिश ही तो थी जो कैमरे तक बंद कर दिए गए ताकि रिकॉर्डिंग ना हो जाए। तुमने जो किया है। पति पत्नी के बीच मामूली सा विवाद हत्या की शक्ल ले लेगा, इसका अंदाजा तो विनय के परिवार वालों को कतई नहीं था। मगर दिल्ली के निहाल विहार इलाके में कुछ ऐसा ही हुआ, जब विनय और रेखा के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और ये मामला इस कदर बढ़ा कि रेखा ने अपने परिजनों के साथ मिलकर विनय की पीट कर निर्मम हत्या कर दी, वो भी उसके माता पिता के सामने। मेरे लड़के की गर्दन मरोड़ दी, गिट्टी में गुट्टा दे दिया। मैं बचाने गई, मैं कही ये क्या कर रहे हो भाई, बात कर लो, मार क्यों रहे हो, मुझे उठा के फेंक दिया। इतनी कसाई से तो कोई जानवर भी ना मारे जैसे मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने बर्बाद दिया उसने। विनय की मां का रो रो कर बुरा हाल है। अब तो इनकी आंखें भी पथरा चुकी है, क्योंकि अपने निर्दोष बेटे को बचाने के लिए ये मां हमलावरों के आगे हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही। लेकिन रेखा के पिता और भाइयों के सिर इस कदर खून सवार था कि वो विनय को तब तक बेदर्दी से पीटते रहे जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गई। आते ही सीधा लड़ाई झगड़ा किया और यहाँ इतनी ज़्यादा मार पिटाई करी है उनके साथ, उनकी छाती पे कूदे हैं वो लोग। अब वो काफ़ी वीक थे अब शरीर से उनके, और जबकि ये बहुत हेल्दी थे ये लोग। इन्होंने किसी तरह का रहम नहीं किया उसके साथ। 31 साल के विनय सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। बड़ी आईटी कंपनी में लाखों के पैकेज पर जॉब कर रहे थे। घर वालों की माने तो करीब 3.5 साल पहले विनय गुप्ता की रेखा से शादी हुई और 4.5 महीने पहले रेखा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। शुक्रवार सुबह बच्चे को दवाई पिलाने को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद गुस्से में रेखा घर से निकलकर मायके चली गई। मासूम बच्चे को दवाई लगाने को लेकर पति पत्नी के बीच में मामूली सा विवाद हुआ। उस विवाद को लेकर पत्नी दिल्ली के रोहिणी के बुद्ध विहार में अपने मायके चली गई और मायके वाले को लेकर अपने ससुराल पहुंची और दोपहर 11 बजे के करीब विनय के कमरे में, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छा पैसा कमाता है, वो उसके कमरे में गए और ससुराल वालों ने पीट कर विनय की हत्या कर दी। बच्चे को आराम मिलेगा। मामूली घरेलू विवाद से शुरू हुआ ये झगड़ा कुछ ही पलों में खूनी खेल में बदल गया। विनय के परिजनों का आरोप है कि रेखा ने साजिश के तहत घर के तमाम सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया। साजिश ही तो थी जो कैमरे तक बंद कर दिए गए ताकि रिकॉर्डिंग ना हो जाए, पर हमें नहीं पता था वो लड़की क्या चाहती थी क्या नहीं चाहती थी। हंस रही है थाने में बैठ के, कोई कसाई औरत भी अपने आदमी को मरवा के नहीं हंस सकती। विनय को उसके ही घर में घुसकर ससुराल पक्ष के लोगों ने पीट कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और हंसते खेलते घर में चीख पुकार मच गई। जो विनय भैया थे वो जमीन पर गिरे हुए थे, उनके ऊपर दो लड़के थे जो चढ़े हुए थे। एक ने पैर रखा हुआ था और एक ने घुटने से उनके गले पर
बैठे हुए थे। ये टोटल 4 लोग थे, जिसमें 2 उनके भाई थे और 1 उनके पापा थे और 1 उनकी भाभी थी। 4 लोग आप लोगों ने जी, और टोटल वैसे 5 थे, उनकी वाइफ भी थी। मतलब जिन लोगों को विवाद सुलझाना था, जिन्हें अपने बेटी को समझा बुझाकर वापस उसके ससुराल भेजना था, उन्होंने ही अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ दिया, वो भी उसकी मर्जी के चलते। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने आरोपी रेखा और उसके पिता भाई समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच चल रही है। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात यूपी में जालौन के एक छोटे से गांव में रहने वाले उन लोगों की जो बीते करीब 30 दिनों से बिना सड़क के हैं। प्रशासन ने यहां पुल बनाने की शुरुआत भी की थी, लेकिन आरोप है कि उसमें भ्रष्टाचार का सीमेंट ऐसा मिला कि उसकी स्लैब टूटकर गिर गई, जिसके बाद से गांव में रहने वाले 5000 लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जी न्यूज ने इन ग्रामीणों को इंसाफ दिलाने की मुहिम छेड़ दी है, जो सड़क बनने तक जारी रहेगी। आज लेंटर डला और डलने के आधे घंटे बाद पूरा लेंटर ढह गया है। अभी तक कुछ ना ठेकेदार द्वारा कुछ सहायता मिली है, ना प्रशासन ना शासन द्वारा कोई मदद नहीं की गई हम लोगों की। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तितर बितर सरिया, टूट कर गिरी स्लैब, टूटा पुल। सिस्टम के भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए काफी। यह पुल सालों पुराना नहीं, बल्कि इसे बनाया जा रहा था। लेंटर डालने के कुछ ही मिनटों के बाद यह ढह गया। उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। आज लेंटर डला और डलने के आधे घंटे बाद पूरा लेंटर ढह गया है। अब बताइए आप कि गांव वाले इससे निकलते भारी वाहन लेके तब क्या होता। मामला यूपी के जालौन के रगौली गांव का है, जहां निर्माणाधीन पुल की स्लैब टूटकर बह जाने से करीब 5000 की आबादी के सामने आवागमन का संकट खड़ा हो गया है। गांव वालों के मुताबिक मानक के अनुसार पुल का निर्माण नहीं किया जा रहा था और न ही कोई अधिकारी पुल निर्माण के दौरान यहां पहुंचा था। कम से कम 1 महीना हो गया है, ना तो कोई सुनाई हो रही है ना कुछ हो रहा है। और यहाँ जब से पुल स्टार्ट हुआ है, ना कोई ठेकेदार द्वारा इंजीनियर बुलाया गया है, ना कोई जेई बुलाया गया है। न किसी ने ध्यान दिया, न पुल की स्लैब गिरने के बाद भी कोई पहुंचा। ऐसे में आलम यह है कि गांव वाले 1 महीने से परेशान हैं। गांव वालों के मुताबिक करीब 1 महीने से उन्हें गांव तक पहुंचने और बाहर निकलने के लिए लगभग 2 किलोमीटर ज्यादा घूमकर जाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बच्चे रास्ते की समस्या के कारण स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं और इमरजेंसी हालात में मरीजों को अस्पताल पहुँचाना भी मुश्किल हो गया है। जो रास्ता नया पुल बना रहे हैं, उस नए पुल बनने से जो पुराना पुल रास्ता बना था उसको तोड़ दिया और नया पुल तो बन नहीं पाया। जो रास्ता उन्होंने बनाया था उससे ग्रामीण निकलने में भारी परेशानी है। जब बारिश होती है बह जाता है तो निकलना आवागमन बिल्कुल ठप हो जाता है। 1 महीने से तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पुल बनना था, उन्होंने पुराना पुल तोड़ दिया हमारा, उसी के ही ऊपर ढांचा रख दिया अपना और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बनाया। एक वैकल्पिक रास्ते बनाया तो वो पानी बरसता बह जाता है। और कल उसकी जो छत डल रही थी, 1 घंटे डलने के बाद 1 घंटे बाद वो तुरंत नीचे आ गई पूरी। इन परेशानियों को सुनने के बाद जी न्यूज सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों एक सड़क के कारण 5000 लोगों को बेहाली का सामना करना पड़ रहा है। जी न्यूज के गांव में पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाई और इकट्ठा हुए। जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपने उनके दफ्तर पहुंचे। मेरी मांग ये है कि तत्काल वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था तुरंत की जाए और उसकी मानक के अनुरूप जांच कराकर और ठेकेदार के प्रति उचित कार्रवाई की जाए दंडात्मक। जालौन के रगौली गांव के 5000 लोगों की जल्द से जल्द परेशानी दूर हो, इसके लिए जी न्यूज इनके साथ खड़ा है। प्रशासन तक इन्होंने अपनी मांग पहुंचा दी है। अब इंतजार एक्शन का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात नदियों के तल खोते मिजाज की। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश के चलते नदियों के तेवर तल खो चले। यूपी हो या फिर बिहार, गंगा समेत कई नदियों ने रौद्र रूप धारण करना शुरू कर दिया है। वाराणसी और पटना में तो हर पल बढ़ती गंगा को देख लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही है। जल पुलिस का दफ्तर डूबा, सभी 84 घाट और मंदिर डूबे।
नमो घाट की कलाकृतियां डूबी। मणिकर्णिका घाट डूबा, अंतिम संस्कार छत पर हो रहे हैं। घाट छोड़ शहर की ओर बढ़ने लगी है गंगा। तटीय इलाकों में बने घरों तक जा पहुंची है गंगा। ये शिव की नगरी काशी का हाल है, जहां गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। स्थानीय नागरिकों और सैलानियों से गुलजार रहने वाले सभी 84 घाट गंगा की उफनती लहरों में समा चुके हैं। घाटों का एक दूसरे से संपर्क कट चुका है। गंगा स्नान करने और नौका विहार के लिए पहुंचे श्रद्धालु और पर्यटक मायूस नजर आ रहे हैं। गंगा जी बढ़ने से पर्यटकों को बहुत दिक्कत हो रही है। रस्सी की बैरिकेडिंग हुई है, प्रशासन जो अलर्ट है पूरा हाई अलर्ट कर दिया है। बहुत बुरा स्थिति है और हम लोग घूम भी नहीं पा रहे हैं। क्या सोचकर आई थी? यही शाम को आते हैं घूमने, लेकिन घूम नहीं पा रहे हैं। यही गंगा जी थोड़ा अपना रुद्र रूप दिखा रही हैं, बहुत दिक्कत है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गंगा का जलस्तर करीब 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। जलस्तर 69.04 मीटर पहुंच गया है। चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर है और खतरे का निशान 71.26 मीटर। इस तरह गंगा चेतावनी बिंदु से महज 1.25 मीटर नीचे रह गई है। गंगा का जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बहुत जल्द वो चेतावनी बिंदु और फिर खतरे के निशान को भी पार कर जाएगा। हालात को देखते हुए जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें इलाके में लगातार गश्त कर रही हैं। लोगों को घाटों से दूर रहने की लगातार हिदायत दी जा रही है। काशी में मां गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण अब सभी घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो रहे हैं और अब भी आपको बाबा भोलेनाथ के दरबार की हवल दिखाते हैं। अभी यहाँ पे जो काशी विश्वनाथ का जलद्वार है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और यहाँ यात्रियों के प्रवेश को भी पूरी तरीके से रोक दिया गया है। और इसके साथ ही अगर शवदाह स्थल की बात करें मणिकर्णिका घाट की, तो वो पूरी तरीके से अब छतों पर शवदाह हो रहा है और इसके लिए भी अब अंतिम संस्कार में लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। यूपी ही नहीं, गंगा बिहार को भी डरा रही है। नेपाल और ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं और कई जगहों पर पानी खतरे के निशान से ऊपर जा पहुंचा है। पटना की बात करें तो गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। खतरे का निशान 48.60 मीटर है, जबकि गंगा 49.35 मीटर पर बह रही है, यानी खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर। वहीं दीघा घाट पर गंगा 50.53 मीटर पर पहुंच गई है। यहाँ खतरे का निशान 50.45 मीटर है, यानी नदी खतरे के निशान से 8 सेंटीमीटर ऊपर है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन और जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड पर है। बर्फीट से गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली है और कई घाटों पे तो गंगा का जल स्तर जो है खतरे के निशान को पार कर चुका है। आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग के केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष और केंद्रीय जल आयोग के ताजा रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 22 अगस्त की सुबह 8 बजे पटना के गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर 49.35 मीटर दर्ज किया गया, जो कि खतरे के निशान 48.60 मीटर से 75 सेंटीमीटर ऊपर है। साफ है कि बिहार में बाढ़ का जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। कई जिलों में गंगा का पानी निचले इलाकों तक जा पहुंचा है। कहीं खेत डूब रहे हैं तो कहीं घाट और मंदिर परिसरों में पानी भर चुका है। मुंगेर में गंगा का जलस्तर 38 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से महज 1.33 मीटर नीचे है। भागलपुर में गंगा खतरे के निशान से करीब 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। लखीसराय में भी गंगा का पानी बढ़ रहा है। बक्सर में भी गंगा तेजी से बढ़ रही है। मोकामा में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तटीय जिलों में लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन हालात पर नजर रख रहा है और लोगों को तटीय इलाकों से दूर रहने को कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH brought to you by MDH मसाले।